Hello students, welcome to my new video. Today we are going to discuss property of determinants. So property of determinants क्यों पढ़ते हैं? We all know how to solve 3/3 का determinant and 2/2 का determinant, right? Now property will help you to find the value of determinant in very simple manner. ठीक है, वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े. इसके लिए वी शुड नो दी प्रॉपर्टी. इसके बेस जब सम करेंगे फ्रॉम दैट यू कैन ईजीली से कि ये सम अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से करता था तो बहुत लेंथी होता था, बट यूजिंग प्रॉपर्टी यू कैन मेक इट वेरी सिंपल. ठीक है, सो प्रॉपर्टी 1. नाउ देयर आर टोटल 7 प्रॉपर्टीज. सो फ्रॉम which first property is value of determinant does not change if rows and columns are interchange. अगर मैं सब रो को कॉलम बना देता हूँ एंड कॉलम को रो बना देता हूँ, उसको बोलते हैं रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. मतलब रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो. इन दैट केस मेरे डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा. एक एग्जांपल देखता है. एक मैं डिटरमिनेंट ले रहा हूँ A11 2/2 का डिटरमिनेंट लिया. ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करता है. कैसे करेंगे? A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21. ठीक है, इसका वैल्यू. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसका रोज एंड कॉलम चेंज कर रहा हूँ. ये अपने को वी ऑल नो दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ C1 एंड दिस इज़ C2. देखो अभी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा. मतलब रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. इसका मीनिंग मैंने लिखा है कि R1 बिकम्स C1 एंड R2 बिकम्स C2. मतलब सिंपली क्या करो, ये जो हॉरिजॉन्टल डेटा है उसको वर्टिकल लिखो. मतलब A11 A12 वर्टिकल आ जाएगा, A11 A12 वर्टिकल आ जाएगा. एंड ये जो है A21 A22 मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले को वर्टिकल लिख दोगे तो वो सब अपना काम हो जाएगा. रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो, सब हो जाएगा. ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हो. अभी मेरा R1 क्या है, A11 A21. वो पहले C1 हुआ करता था. देखो A11 A21. ठीक है, तो R1 C1 बन गया, R2 C2 बन गया. वो क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने बोला वैसा सिर्फ करो, रोज़ को कॉलम बना दो, हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकली लिख दो, तो वो सब अपना काम हो जाएगा. अभी चेक करते हैं ज़रा ये प्रॉपर्टी राइट है कि नहीं. इसका मैं डिटरमिनेंट का वैल्यू ढूंढता हूँ. A11 इंटू A22. ठीक है, माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट A12 इंटू A21. अरे हाँ, अरे ये तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम ही आ रहा है. तो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर मैं रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करता हूँ, माई वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज़ अनअफेक्टेड. वो चेंज नहीं होता है, सेम रहेगा. ठीक है, अभी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं. तो इधर मैं बोल सकता हूँ D एंड D1. इधर मैंने सिर्फ कंक्लूड किया है कि पहले डिटरमिनेंट को D बोला है, ये चेंज करने के बाद एक नया डिटरमिनेंट मिलेगा, उसको मैंने D1 नाम दिया था. ठीक है, पहले श्योर नहीं थे कि दोनों सेम ही आएंगे, पर अभी आई कैन से कि दे आर इक्वल, तो D इक्वल टू D1. ठीक है, अभी प्रॉपर्टी पता है तो प्रॉपर्टी पे से तो बोल सकते हो कि सेम ही आने वाला था, पर पहले तो इनिशियली नहीं पता था. ठीक है, अपन क्रॉस चेक कर रहे हैं आ रहा है कि नहीं. नाउ ये देखते हैं, इसका ये एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, इसका वैल्यू 4 - 6 इज़ -2. अभी लेट्स इंटरचेंज इट्स रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, तो मैं लिखूँगा रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. तो क्या हो जाएगा, 1 2 हॉरिजॉन्टल था, वो वर्टिकल बन जाएगा. तो फर्स्ट कॉलम 1 2 बनेगा. 3 1 भी हॉरिजॉन्टल था, वो वर्टिकल बन जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट रो को इधर ही लिखने का, फर्स्ट कॉलम में. सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ही लिखने का. वो ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए. इसका वैल्यू देखते हैं. 4 1 4 -6. हाँ, सो माई वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज. तो आई कैन से D इज इक्वल टू D1. ठीक है, डिटरमिनेंट. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट वी हैव लर्नड इज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. एंड बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यही सेम चीज़ मैं 3/3 में भी देख लेता हूँ. लेट्स चेक कि उसमें वैलिड है कि नहीं. ऑब्वियसली वैलिड है. डिटरमिनेंट मतलब कोई भी डिटरमिनेंट हो, 2/2 3/3, आगे जाके इंजीनियरिंग में 4/4 भी आता है. ठीक है, तो 3/3 में वैलिड है कि नहीं, लेट्स चेक. सो मैं हर एक रो को कॉलम बना दूंगा. तो वन पहले इसका वैल्यू तो ढूंढ लेते, बाद में समझेगा ना कि इसका वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं. इसका वैल्यू ट्रेडिशनल मेथड से ढूंढेंगे. 1 इंटू ये डिटरमिनेंट माइनस इसका साइन चेंज -2, ये 4 - 1 2 - 8 +3, ये चारों का डिटरमिनेंट. ठीक है, नाउ 1 इंटू 0 - 6. ठीक है, बाद में -2 इंटू -12 +2
सॉरी -32 + 2, then 3 × 4 3 = 12 - 0, तो 1 × 0 - 6 is -6 -2 × -30 बराबर +3 × 12, तो -6 प्लस ये 60 हो जाएगा, 36 90 मिल रहा है। अभी अपना प्रॉपर्टी क्रॉस चेक कर रहा है कि इज़ दिस ट्रू फॉर अ 3/3 का डिटरमिनेंट। तो रोज एंड कॉलम्स एट इंटरचेंज्ड, मैंने वो लिख दिया जो मैं करने वाला हूँ। अभी ये 1 2 3 हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल आ जाएगा 1 2 3। नाउ ये वर्टिकल लिख दूंगा मैं 4 0 2। नाउ लास्ट रो कॉलम बना दूंगा -1 3 -8, ठीक है। नाउ अभी इसका वैल्यू फाइंड करते हैं फ्रॉम अवर ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। नाउ ये 4 का साइन चेंज हो गया -4, अभी ये 4 एलिमेंट आएंगे 2 3 3 -8 -1 2 0 3 2, ठीक है। नाउ 0 × -8 इज़ 0, 3 2 = 6, तो -6 आएगा, -4 2 × -8 इज़ -16, 3 × 3 इज़ 9, -1 2 2 = 4 -0, ठीक है। नाउ 1 × -6 इज़ -6, -4 दिस इज़ -25, दिस वुड बी -4 -6 + 100 -4, तो दिस वुड बी -10 + 100 90, यस, सो दे आर सेम। तो D पहले ओरिजिनल वैल्यू 90 था, आफ्टर डूइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने के लिए जो डिटरमिनेंट मिला था उसको मैंने D1 नाम दिया था। सो एज वी कैन से कि प्रॉपर्टी जो 1 है वो प्रॉपरली फुलफिल हो रहा है, 2/2 में भी हो रहा है, 3/3 में भी हो रहा है। तो वी गोना यूज़ दिस प्रॉपर्टी इन आवर सम। रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी 2 इन डिटरमिनेंट। ध्यान देना अभी, इन डिटरमिनेंट इफ एनी 2 रोज और कॉलम आर इंटरचेंज्ड, अगर कोई भी 2 रो को इंटरचेंज करूँ या तो कोई भी 2 कॉलम को, और लिखा है मतलब रो को कॉलम से नहीं करना है, माइंड वेल ये अलग है। बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा कि इफ़ एनी 2 रोज मतलब रोज को आपस में करना है, या तो एनी 2 कॉलम्स, कॉलम्स को भी आपस में करना है, कॉलम के बीच में, रो के बीच में नहीं, ठीक है। आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज इट्स साइन, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू का जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट का साइन था वो चेंज हो जाएगा ये करने के बाद। एग्जाम्पल में अच्छे से समझेगा। 2/2 का मैंने डिटरमिनेंट लिया, इसका वैल्यू देखो क्या आएगा, A11 × A22 माइनस A21 या तो A12 × A21, ठीक है। अभी अपन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, देखो इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अभी मैंने क्या किया, 2 रो को इंटरचेंज किया, बराबर है। इधर बोला था 2 रोज आर इंटरचेंज, इसको बोलते हैं R1 इंटरचेंज R2। रीड कैसे करेंगे, R1 इंटरचेंज्ड विथ R2। तो एज वी ऑल नो दिस इज़ माई R1, ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकंड रो है, ठीक है। अभी इसको इंटरचेंज करेंगे मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये इधर आ जाएगा, ये पूरा रो ऊपर चला जाएगा, मतलब A21 A22 नाउ A11 A12, ठीक है। अभी इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, तो A21 × A12 माइनस ये A11 × A22। हाँ सर चेंज हुआ कि नहीं कैसे चेक करेंगे। अब उनने बोला था कि डिटरमिनेंट चेंजेस इट्स साइन। अभी इसमें तो नंबर है, तो नंबर होता तो मैं बता सकता, तो इसमें भी बता सकता है ना। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, ये मैं आगे लिख सकता हूँ, ये पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। A11 × A22 पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस ये पॉजिटिव था और नेगेटिव बन जाएगा A21 × A12, ठीक है। हाँ नाउ लेट्स चेक D1 का वैल्यू क्या है। D1 = ये देखो, ये माइनस वैसे को वैसे रखो, ये देखो सेम है, A11 × A22 माइनस A12 × A21। A21 × A12 बोलो कि A12 × A21 वन एंड द सेम थिंग, मल्टीप्लिकेशंस आर कम्यूटेटिव, बराबर। तो आई कैन से D1 एंड D में क्या चेंज है, सिर्फ साइन का चेंज है। न्यूमेरिकली बात करूँ, D अगर 10 मिला होगा तो D1 -10 मिलेगा,
डी अगर -5 मिला होगा तो ये +5 होगा, साइन चेंज होगा, नंबर वही का वही रहेगा, ठीक है। वो तो अपन आगे एग्जांपल में देखेंगे जब मैं नंबर लेके डिटरमिनेंट लूँगा। नाउ लेट्स से सेम डिटरमिनेंट का मैं कॉलम इंटरचेंज करता हूँ, ठीक है। C1 बिकम्स C1 एंड C2 इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो एज वी ऑल नो दिस इज़ माई C1, दिस इज़ माई C2, ठीक है। ये केस में भी अपना डिटरमिनेंट का वैल्यू साइन से चेंज होगा, तो A12 A22 हो जाएगा, ये A11 A21, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, A12 इंटू A21 माइनस A11 इंटू A22। ज़रा देखो ये दोनों सेम है क्या? सेम तो नहीं है, इधर जो पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, वो देख के भी बोल सकते हो उसने अपना साइन चेंज किया, ठीक है। या तो प्रॉपर दिखाना है तो इसमें से माइनस कॉमन लो, तो जो माइनस कॉमन लिया मैंने ब्रैकेट बनाया, नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, या पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, A12 इंटू A21, ठीक है। सो दिस एंटायर थिंग कैन बी रिटन एज D। तो नाउ आई कैन से कि D2 इज इक्वल टू -D। तो कोई भी ट्रांजैक्शन करो, या तो दो रो को आपस में इंटरचेंज करो या तो कॉलम को। माइंड वेल फर्स्ट में क्या करते थे, ये पूरा वर्टिकल लिखते थे, ये पूरा, तो रो एंड कॉलम इंटरचेंज करना उसको बोलते हैं। पर इसमें वो नहीं किया, इसमें दो रो को इंटरचेंज किया एंड दो कॉलम को, तो रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो, वैसा नहीं हुआ जैसा प्रॉपर्टी 1 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें इंटरचेंज करने को ऐसा लिखते हैं, R1 इंटरचेंज विद R2, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी में वैल्यू सेम रहा था, इसमें डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, साइन चेंज कर रहा है, बराबर। उसमें इंटरचेंज करने के बाद फर्स्ट में ये पूरा अपन ने रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो, मतलब इसको मैंने वर्टिकल लिखा सब रो को, तो पहले भी 90 था अभी भी 90 है। पर इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें अपन सिर्फ रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 R2 को इंटरचेंज किया, मतलब ये नीचे आ गया ये ऊपर आ गया, ऐसा नहीं किया हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल लिखा, ऐसा कुछ अपन ने नहीं किया, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने का कि वैल्यू चेंज होता है साइन से। कभी न्यूमेरिकल एग्जांपल में अच्छे से समझेगा। ये एक डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले, -4 -6 इज -10। अभी देखो मैं क्या ट्रांजैक्शन करता हूँ, R1 R2 इंटरचेंज, मतलब ये R1 है, -1 2, और ये R2 इंटरचेंज किया, मतलब 3 4 ऊपर, -1 2 नीचे। देखो फाइंड करते हैं, मैं तो बता सकता हूँ ये अपना वैल्यू 10 आ जाएगा, फिर भी क्रॉस चेक करते हैं, 3 2 6 -4 ना, तो 6 + 4 10। हाँ, तो अगर प्रॉपर्टी पता होता सीधा तुम लोग बोल सकते हैं कि तुमने R1 R2 इंटरचेंज किया, मतलब प्रॉपर्टी 2 लगाए, तो प्रॉपर्टी 2 पे से मैं बोल सकता हूँ डिटरमिनेंट विल चेंज इट्स साइन, मतलब पहले -10 हुआ करता था, नाउ इट विल बी +10, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज C1 इंटरचेंज विद C2। मैं सेम चीज़ इस पे लगा रहा हूँ, माइंडवेल इसके ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, ये मेरा रेफरेंस डिटरमिनेंट है, इसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ। C1 C2 इंटरचेंज करो, दिस इज़ माई C1, दिस इज़ माई C2, ठीक है। इंटरचेंज करूँगा, 2 4 आगे आ जाएगा, -1 3 नीचे इधर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, 3 2 6 -4। हाँ, तो 6 + 4 इज़ 10। यस सर, इट इज़ वैलिड, प्रॉपर्टी 2 मेरा राइट है। मतलब मैं C1 C2 को इंटरचेंज कर दिया तो भी डिटरमिनेंट ने अपना वैल्यू चेंज किया साइन से, मतलब पहले -10 हुआ करता था, नाउ इट इज़ +10, ठीक है। प्लस तो अपन आगे लिखते नहीं है। नाउ सेम गोज विथ अपन अपना 3/3 का डिटरमिनेंट। तो नाउ लेट्स चेक दी 3/3 का डिटरमिनेंट। हाँ, इसमें देखो, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। 1 2 3 -1 2 0 1 2 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू इसका वैल्यू पहले फाइंड किया, 2 - 0 -2 इंटू -1 इंटू 1 ऐसा आएगा, बराबर। -1 इंटू 1 -0, सो -1 -0 + 3 इंटू दिस, इसका डिटरमिनेंट -2 -2। तो ये सॉल्व करने के बाद आई विल गेट 4 - 12 इज -8 मिलेगा, राइट। अभी नाउ वो सब ट्रांजैक्शन करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्या है, देखो, R1 R3 को इंटरचेंज करना, दिस इज़ माई R1, दिस इज़ माई R3। प्रॉपर्टी में क्या बोला है, कोई भी रो को इंटरचेंज, कोई भी दो रो को इंटरचेंज करो, तो ये दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो R2 वैसे का वैसा रहेगा, राइट। R3 अभी R1 की जगह पे आ जाएगा एंड R1 R3 की जगह पे आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी जिसको पता है वो डायरेक्टली बोल सकते हैं, पहले -8 था, ये करने के बाद अपने दो रो को इंटरचेंज किया तो इसका वैल्यू साइन से चेंज होगा, मतलब +8 आंसर आएगा। फिर भी क्रॉस चेक करते +8 आ रहा है कि नहीं, इसका वैल्यू 1, ये चारों का डिटरमिनेंट, मतलब 3 2 6 -0। नाउ मिडल वाले का साइन चेंज, -2 हो जाएगा। अभी -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 0 0, तो -0 प्लस
1 इंटू ये -2 आएगा, ये -2, ठीक है। ये 1 इंटू 6 -2 इंटू -3, ये 1 इंटू -4, सो ये क्या आ जाएगा 6 + 6 -4, ठीक है। तो 6 + 6 12, 12 - 4 इज 8, यस बिंगो। सो प्रॉपर्टी बराबर चल रहा है। मैंने रो इंटरचेंज किया था तो पहले -8 था, तो साइन चेंज होके वो +8 हो जाएगा। सेम अभी लेट से R2 R3 को इंटरचेंज करता है, ये सेम ये रेफरेंस डिटरमिनेंट है, इसमें मैं सब चेंज करूँगा। तो R2 R3 को इंटरचेंज करेंगे तो 1 to 1 R2 बनेगा, -1 to 0 R3 बनेगा। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, 1 इंटू 0 -2, बाद में इसका साइन चेंज -2 इंटू 0 -1, मतलब 0 + 1 हो जाएगा। 3 इंटू ये चारों का डिटरमिनेंट 2 - 2, मतलब 2 + 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू -2 + 12 8 आया, सेम। तो अपना दो रो को मैंने इंटरचेंज किया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू साइन से चेंज हो रहा है, मतलब साइन चेंज हो रहा है, मैं बोल सकता हूँ वैल्यू का साइन चेंज हो रहा है। अभी कॉलम में देख के एक बार कर लेते हैं। C1 और C3 को इंटरचेंज करते हैं। दिस इज़ माई C1, दिस इज़ माई C2, दिस इज़ माई C3। तो C1 एंड C2 को इंटरचेंज करना है। 3 0 1 आगे आ जाएगा एंड C1 पीछे चला जाएगा, मतलब 1 -1 1, एंड C2 वैसे का वैसे रहेगा, मतलब दैट इज़ 2 2 2, ठीक है। 2 2 2 वैसे का वैसे रहेगा। अभी इसका वैल्यू 3 2 -2, मतलब 2 + 2 हो जाएगा, -2, इसका वैल्यू 0, और ये +1 हो जाएगा बराबर। 0 - -1 मतलब +1, +1 इंटू ये वैल्यू 0 - 2, 0 - 2, तो आएगा 3 इंटू 4 -2 इंटू 1 +1 इंटू -2, तो 4 3 = 12 -2 तो यस 12 - 4 इज़ 8। तो सेम साइन चेंज हो गया, -8 था तो +8 हो गया। एंड सेम अगर मैं C2 C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो C1 वैसे का वैसे रहेगा, 1 - 1 1, ये C2 बनेगा, ये C3 बनेगा, ठीक है। 3 0 1 C2, ये C3, इसका वैल्यू फाइंड किया तो भी सेम जैसा प्रॉपर्टी बोल रहा था कि दो रो या तो दो कॉलम को इफ़ आई इंटरचेंज, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में साइन चेंज होता है। डिटरमिनेंट चेंजेस इट्स वैल्यू बाय साइन, मतलब पहले -8 हुआ करता था, बाय डूइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को 8 मिला, ठीक है। नाउ so hopefully this property number 2 is clear to everyone. Now third property, property 3, the value of determinant is 0. ये भी बहुत इजी प्रॉपर्टी है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ़ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। मतलब दो रो या तो दो कॉलम इक्वल है, आइडेंटिकल मतलब इक्वल है, तो वैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू मैं एक्सपांड किए बिना ही बोल सकता हूँ कि इट इज़ 0, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। डी लिया मैंने, A11 A12 A13 A21, ये ठीक है। अभी इफ़ यू कैन ऑब्जर्व योर R1 एंड R3 आर इक्वल। देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखने का, ये इसका ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो नाउ आई कैन से कि R1 इज़ आइडेंटिकल टू R3। तो विदाउट एक्सपांड किया मैं बोल सकता हूँ कि इसका वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, और यू कैन से R1 इक्वल टू R3, सो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तुम लोग को क्रॉस चेक करना है तो यू कैन एक्सपांड इट विथ अवर ट्रेडिशनल एक्सपांशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट रो यूज़ करके इसको एक्सपांड करो, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में अपन वो चेक करेंगे कि वो राइट है कि नहीं। लेट्स से ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। इसका वैल्यू अपन दो तरीके से मैं बोल सकता हूँ। एक तो अपना नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है, 1, बाद में इसका साइन चेंज करके -2 + 1, और ये चारों का डिटरमिनेंट 3 -8, मतलब 3 + 8, बाद में -2 इंटू 2 1 = 2 -4, मतलब 2 + 4, एंड 1 इंटू 2 2 = 4 -3, तो 1 इंटू 11 -2 इंटू 6 + 1 इंटू 1, तो 11 - 12 + 1, 11 + 1 इज़ 12, 12 - 12 इज़ 0, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से 0 आंसर मिला। नाउ इफ़ यू कैन ऑब्जर्व, देखो सेम इधर R1 एंड R3 सेम है, तो आई कैन से इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू मैं प्रॉपर्टी से ही 0 बोलता था, ये सब मगजमारी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यूजिंग प्रॉपर्टी मैं लिखूँगा R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। नाउ
तुमको एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये करने का कि ये करने का। देखो अपने ऊपर है ना, अपने को अलग से प्रॉपर्टी के ऊपर सम ही आने वाला है कि सॉल्व द डिटरमिनेंट यूजिंग इट्स प्रॉपर्टी। तो यूजिंग प्रॉपर्टी बोला तो एक्सपांशन में कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड पूरा टोटली एक अलग क्वेश्चन ही आएगा कि एक्सपांड द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो जहाँ बोला है वहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करना है, जहाँ नहीं बोला है वहाँ मेरे को यही करना पड़ेगा। एंड नो डाउट अपन MCQ में तो इससे कर सकते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी ही करेंगे जब तक अपने को क्लिक हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी लगा दूंगा, ये प्रॉपर्टी लगा दूंगा, ठीक है। एंड एट द एंड नहीं हो रहा है कुछ, तो ये तो मेथड अपने पास एवरग्रीन है ही, यूजिंग एक्सपांशन, ठीक है। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये अभी इसमें इसको सॉल्व करने से पहले ही आई कैन से कि C1 इज इक्वल टू C3, एक्सपांड करने नहीं बैठूंगा। आई कैन से C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और जिसको लिखना है वैसे भी लिख सकता है कि C1 इज इक्वल टू C3 डायरेक्टली, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इसको एक्सपांड करने बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 4। ये भी देखो, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। प्रॉपर्टी 3 भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, प्रॉपर्टी 4 भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट k, मतलब एक रो के हर एक एलिमेंट को, ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, एक सिंगल रो के हर एक एलिमेंट को, या तो कोई एक सिंगल रो के हर एक कॉलम को, एक सिंगल कॉलम के हर एक एलिमेंट को, अगर हर एक एलिमेंट ऑफ अ, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या तो ईच एलिमेंट ऑफ अ कॉलम को मैं कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो नया डिटरमिनेंट मिलता है उसका वैल्यू इस k टाइम्स द वैल्यू ऑफ अ गिवन डिटरमिनेंट। आई कैन से कि न्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू इस k टाइम्स द ओल्ड डिटरमिनेंट का वैल्यू। न्यू एंड ओल्ड में समझा, न्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू इस k टाइम्स ओल्ड डिटरमिनेंट का वैल्यू। एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक मेरे को डिटरमिनेंट दिया D 2 3 4 2, ठीक है। इसका मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 3 ज़ा 12, तो 4 माइनस 12 इज़ -8। अभी देखो एक मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। R1 इसको रीड करने का बिकम्स, क्या रीड करेंगे, बिकम्स R1 बिकम्स 2 टाइम्स R1, ठीक है। तो R1 को 2 टाइम्स R1 मतलब R1 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो एक नया डिटरमिनेंट मिलेगा, उसको मैं D1 नाम दे रहा हूँ। अभी D1 और D में अभी क्या रिलेशन है वो मेरे को नहीं पता है, मैं सिर्फ चेक करके देखूँगा, ठीक है। तो D1 क्या आएगा, R1 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू ये 2 और 2 इंटू 4, तो नया जो R1 है वो ये तरीके से मिला, कैसे, 2 टाइम्स R1 करके, ठीक है। ना इसका वैल्यू ढूंढते हैं, क्या आ रहा है, ये पहले ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 4, ये 8, 3 इंटू 2, ठीक है। इसका वैल्यू ढूंढते हैं, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 3 ज़ा 24। अभी क्या मिला, ये -16 मिलेगा। हाँ, अगर तुम लोग ऑब्जर्व करो, तुम लोग ने कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया R1 को, 2, k मेरे लिए 2 था, तो जो नया डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू इज दैट मल्टीपल टाइम्स ओल्ड डिटरमिनेंट का वैल्यू। ओल्ड डिटरमिनेंट क्या था, -8, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना 2 टाइम्स -8 मतलब ओल्ड डिटरमिनेंट, तो D1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स D, ठीक है, समझा। अगर ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, मैंने कौन सी रो पकड़ी, R1, उसके हर एक एलिमेंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा उसका वैल्यू कितना होगा, ओल्ड डिटरमिनेंट इनटू जो नंबर है k बोले तो ये नंबर, उतना टाइम्स मेरा हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से सेम डिटरमिनेंट के कॉलम को, लेट्स से सेम डिटरमिनेंट ये है बराबर D 2 4 3 2, ठीक है। कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेट्स से C2 को आई विल मल्टीप्लाई विद कोई भी कांस्टेंट, -3 टाइम्स C2 कर रहा हूँ, इसका वैल्यू अपने को पता है, दिस इज़ -8। तो भाई डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी मैं डायरेक्टली बोलूँगा, जो नया डिटरमिनेंट है उसको मैं D1 नाम देता हूँ, उसका मैं वैल्यू तुमको सीधा बोल सकता हूँ कि ओल्ड का वैल्यू -8 है, एंड मैंने कोई एक स्पेसिफिक कॉलम को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो नया डिटरमिनेंट जो होगा वो -3 टाइम्स ओल्ड डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो मैं बाय प्रॉपर्टी सीधा बोल सकता हूँ कि ये 24 आएगा जो नया डिटरमिनेंट होगा। तो क्रॉस चेक करते हैं, लेट्स से नया डिटरमिनेंट इज D1, अभी C2 को -3 टाइम्स करना है, मतलब C1 वैसे का वैसे रखना,
2 और 3, एंड इसको -3 से मल्टीप्लाई करना, मतलब हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपने घर का मैच नहीं है कि एक ही एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। C2 मतलब पूरा कॉलम को -3 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2 3 वैसे का वैसा, ये -12 और ये -6। नाउ लेट्स फाइंड इट्स वैल्यू। 2 इंटू -6 इज -12 -12 इंटू 3 -36 आएगा। सो माइनस माइनस प्लस, तो -12 + 36 इज 24। सो दिस इज़ माई आंसर, ठीक है। वो पहले से ही मेरे को कुछ किए बिना ही पता चल गया था, सॉल्वेबल किए बिना ही प्रॉपर्टी से। जैसा प्रॉपर्टी ने बोला कि अगर मैं कोई कॉलम या तो कोई रो को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसके बाद जो डिटरमिनेंट मिलता है दैट इज़ कांस्टेंट टाइम्स प्रीवियस डिटरमिनेंट का वैल्यू। इधर मेरा कांस्टेंट -3 है, प्रीवियस डिटरमिनेंट मतलब ओल्ड डिटरमिनेंट बोल सकता हूँ। -3 टाइम्स -8 मतलब -3 इंटू -8 इज़ 24। सीधा ये बाई प्रॉपर्टी बोल दिया, एंड ये मैंने ट्रेडिशनल वे से फाइंड किया 24, ठीक है। नाउ येस दिस गोज ट्रू फॉर 3/3 डिटरमिनेंट ऑल्सो, हाँ ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो सेम इसमें भी एप्लीकेबल होगा। अभी एक नोट पॉइंट अपने को याद रखना है कि सेम अगर ये प्रॉपर्टी रिवर्स वे में कैसे वर्क करेगा, मतलब ये ध्यान दो, यूजिंग प्रॉपर्टी 4 I can also conclude that if we can take common factor from any one row or any one column at a time from a given determinant। मतलब इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ। लेट्स से ये है बराबर 3 6 4 5, इसका वैल्यू क्या आएगा ट्रेडिशनल वैसे 5 3 ज़ा 15 -6 4 ज़ा 24, तो क्या है 15 - 24 इज़ -9, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, लेट्स से ये क्या बोल रहा है कि हर एक कोई भी एक रो में से या तो कोई भी एक कॉलम में से मैं कोई एक कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकता हूँ। कॉमन फैक्टर कोई भी एक रो या तो कोई भी एक कॉलम है, एट अ टाइम दोनों में से नहीं, या तो रो में से निकालो या तो कॉलम में से। तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि R1 के एलिमेंट में से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो क्या करने का, 3 कॉमन निकला, बाद में अंदर लिखो 1 2 4 एंड 5, ये भी सेम आंसर देगा। देखो 3 इंटू ब्रैकेट में ये 5 1 ज़ा 5 -4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, तो 3 -3 ना इज़ -9। तो कभी कभी कोई बड़ा कैलकुलेशन है तो मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी 4 से ही आ रहा है, तो अपने को ये प्रॉपर्टी 4 ही गिन सकते हैं। मतलब मैं कोई भी रो या तो कॉलम में से कोई नंबर कॉमन फैक्टर कॉमन निकलता होगा तो आई विल टेक इट कॉमन आउटसाइड द डिटरमिनेंट, एंड जो बचा हुआ है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा। लेट्स से मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि 15 45 और 2 3 है बराबर। अब इसको मैं ट्रेडिशनल वैसे सॉल्व करने जाऊँगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 15 3 ज़ा 45 एंड 45 2 ज़ा 90, कैलकुलेशन तो है ना बड़ा। पर यही चीज़ अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊँ, फोर्थ प्रॉपर्टी ये भी बोलता है कि अगर मैं कोई कॉमन मल्टीपल देख सकूँ डिटरमिनेंट में तो वो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। ये 15 के टेबल में दोनों आएंगे, तो 15 कॉमन निकाल दिया, तो इधर 1 बचेगा, ये 3 बचेगा, और ये 2 3, इधर तो कुछ नहीं आएगा। तो 15 इंटू ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 3 1 ज़ा 3 -3 2 ज़ा 6, तो 15 - 3 इज़ -45, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी के मेरा सेम आंसर आ रहा है -45, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इफेक्टिव तब लगेगा जब 3/3 में बहुत बड़े नंबर्स आएंगे। तो अपन जब सम करेंगे उसमें यू कैन सी के ये बहुत एफिशिएंट मेथड है, यूजिंग प्रॉपर्टी से सम करना इज़ वेरी एफिशिएंट, ठीक है, कंपेयर टू मेरा नॉर्मल एक्सपेंशन। तो ये एक चीज़ याद रखना कि मैं कोई भी एक रो या तो कोई भी एक कॉलम में से कॉमन निकाल सकता हूँ एट ए टाइम। रो या तो कॉलम से, कोई भी एक रो या तो कॉलम से निकालो, एक ही रो से निकाल रहे हो तो तभी कॉलम से नहीं निकालना, कॉलम से निकाल रहे हो तभी रो से नहीं निकालना। तो एट ए टाइम एक ही कॉमन निकालने का, ठीक है। चाहिए तो मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें पहले रो से निकालेंगे एंड बाद में कॉलम से निकालेंगे। लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 6 9 है एंड बाद में 2 और 1 है, ठीक है। इसका वैल्यू देखते हैं। इसका वैल्यू रेगुलर वे से क्या आएगा, 6 1 ज़ा 6 -9 2 ज़ा 18, तो दिस विल बी व्हाट 6 - 18 इज़ -12, ठीक है। अभी मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इधर से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 3 कॉमन निकाला तो क्या आएगा 3 2 ज़ा 6 और ये 3 3 ज़ा 9,
ठीक है, किसी को आदत नहीं है तो क्रॉस में वापस मल्टीप्लाई करके देख लेने का। 3 2 ज़ा 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है। 3 3 ज़ा 9 आ रहा है, हाँ आ रहा है। अभी हाँ, इसको सॉल्व करने बैठेगा, इधर भी स्टॉप कर दिया तो भी सेम आंसर आएगा। देखो ना, 2 1 ज़ा 2 -3 2 ज़ा 6, तो यू कैन से 3 × -4 -12 आ रहा है। हाँ ठीक है, -12। अभी किसी को ये भी कॉमन निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। ये 3 बाहर ऑलरेडी है, ये C1 में से 2 मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो हर एक एलिमेंट में से 2 कॉमन निकलेगा। इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 1 और ये 3 1। ठीक है, फिर भी आंसर अभी भी सेम आएगा। 3 2 ज़ा 6, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 -3, 1 -3 इज -2, तो 6 × -2 -12। ठीक है, तो सेम आंसर मिला तीनों स्टेप में। किसी ने इधर रो में ही कॉमन निकाल के छोड़ दिया होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू ढूंढता तो भी -12 मिलता। किसी को और आगे जाके समझता कि ये भी कॉमन निकल रहा है कॉलम में से 2, तो भी 2 कॉमन निकाल देते तो भी आंसर सेम मिलने वाला था। ठीक है, तो ये सब चीज़ अपन सम में करने वाले हैं कि एक ही सम में रो से भी कॉमन निकालेंगे एंड बाद में नेक्स्ट स्टेप में मैं उसी सम में से कॉलम में से भी कॉमन निकालूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान देना है। और एक चीज़ लेट से ऐसा है 3 6 9 3 6 9, ये ध्यान दो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट से मेरे को दिख रहा है ऊपर फर्स्ट रो में से मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या बचेगा 1 2 3 एंड इधर 3 6 9 वैसे का वैसे रहा। ठीक है, एंड इधर 1 2 1। अभी ये R2 में से 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये इधर बाहर क्या बनेगा 3 × 3 बन जाएगा। ठीक है, एंड इधर ऊपर 1 2 3 था एंड इधर भी 3 6 9 में से 1 2 3 ही बचेगा। तो ध्यान देने का कि 2 3 6 9 थे, तो हर एक रो का एक एक 3, इसका अलग एक 3, इसका अलग एक 3। ऐसा नहीं कि एक ही 3 में से एक ही 3 में लिख दूंगा एंड दोनों में से कॉमन ले लूँगा, नहीं। जितने रो में से निकाल रहे हो उतने 3 बाहर आएगी। इसमें भी अगर 3 कॉमन निकलता तो और एक 3 आ जाता, तो इधर 3 × 3 × 3 आ जाता, मतलब यू कैन से 3³ आ जाता। ठीक है, तो ये ध्यान देने का, जितने रो हैं उतने मेरे को आगे कॉन्स्टेंट लिखने पड़ेंगे जो मैं कॉमन निकालता रहूँगा। ठीक है, नाउ सेकेंड नोट पॉइंट इज इफ corresponding element of any 2 rows or any 2 columns are proportional then the value of determinant is 0। ये MCQ में यूज़ होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2 4 है एंड ये है 6 12। ठीक है, अगर ये देखो ना, मैं R1 R2 कंपेयर कर रहा हूँ, R1 R2 को कंपेयर, ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल समझता है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये इसके साथ लेने का एंड ये इसके साथ। प्रोपोर्शनल अपन ने स्कूल लेवल में बहुत किया, ये देखो प्रोपोर्शनल है ना, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो ये दोनों 1/3 इक्वल है, तो प्रोपोर्शनल है तो वैसे डिटरमिनेंट का आंसर 0। ठीक है, तो सीधा इसका आंसर 0 लिख सकते हो। पर ये अपन MCQ में ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी अपना मेन प्रॉपर्टी यही है, पर ये अपना कंक्लूजन है। मैं ये प्रॉपर्टी लेके ये सब कंक्लूड कर सकता हूँ। इसको अपन मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ कि 0 सीधा नहीं लिखना है, कोई अलग वे अपने को समझता है। देखो ना, अपन क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन, पहले रो में से 2 कॉमन, व्हाट यू विल गेट 1 2 एंड इधर 6 12 वैसे का वैसे रखो। अभी फ्रॉम सेकेंड रो टेक 6 कॉमन, टेक 6 कॉमन, क्या बचेगा 2 ऑलरेडी है, इधर 6 आएगा। ठीक है, अभी इधर क्या बचेगा, फर्स्ट रो तो 1 2 ही बचेगा। इधर से मैं अगर 6 कॉमन ले रहा हूँ तो इधर 1 इधर 2। ठीक है, हाँ नाउ अपने को ये पता है इफ़ एनी 2 रोज या तो एनी 2 कॉलम्स आर इक्वल, एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर इक्वल, उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। ये अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ा, ये दोनों रो इक्वल है ना, आइडेंटिकल है, तो इधर इसका वैल्यू सीधा 0 आ जाएगा। या तो तुम लोग इसको मल्टीप्लाई भी करोगे, 2 - 2 0 ही आ रहा है, तो ये अल्टीमेटली 0। तो ये मेथड से ये आंसर 0 आता है। ये जो अपन ने नोट पॉइंट लिखा है कि इफ़ 2 रोज या तो 2 कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, उसका डिटरमिनेंट 0 का प्रूफ मैंने दिया कि ये 0 ऐसे आता है। ठीक है, सो ये भी याद रखो, MCQ में अपन डायरेक्टली अगर ये ऐसा कुछ दिखा तो सीधा 0 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, और प्रॉपर्टी नंबर 5 इज इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सम रो और अ कॉलम, कोई रो या तो कॉलम का हर एक एलिमेंट ऐसे लिखा है, सम ऑफ अ 2 टर्म्स ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो मैं वो पूरे डिटरमिनेंट को देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू
मैं दो डिटरमिनेंट के एडिशन में लिख सकता हूँ। अगर ऐसा कोई डिटरमिनेंट है जिसमें एक रो या तो एक कॉलम ऐसे तरीके से लिखा हो दो टर्म के एडिशन में, तो इसको मैं एडिशन ऑफ टू डिटरमिनेंट लिख सकता हूँ। अभी कौन से दो डिटरमिनेंट, देखो याद रखो, अभी क्या करने का, कौन से में फर्स्ट रो में दो एलिमेंट का एडिशन है बराबर, तो सेकंड एंड थर्ड रो एज इट इज़ छापने का, पी क्यू आर एल एम एन दोनों डिटरमिनेंट में, पी क्यू आर एल एम एन, ठीक है। एंड इसमें से जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट डिटरमिनेंट को देने का, ए बी और सी, एंड सेकंड टर्म सेकंड डिटरमिनेंट को देने का, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये प्रूफ भी करेंगे अपन आगे जाके जब अभी करेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। या तो इधर क्या बोला, या तो कोई रो में या तो कोई कॉलम में, एज आई कैन सी क्या ये फर्स्ट कॉलम में हर एक एलिमेंट दो टर्म के एडिशन में लिखा है, तो इसको पूरे डिटरमिनेंट को मैं दो डिटरमिनेंट के एडिशन में लिख सकता हूँ। वो दोनों डिटरमिनेंट कैसे लिखने का, जिसमें दो टर्म नहीं है उसको एज इट इज़ लिखने का, दो टर्म का एडिशन नहीं है उसको, मतलब ये पी क्यू आर एल एम एन, इधर भी पी क्यू आर एल एम एन। अभी क्या करने का, इसका फर्स्ट टर्म इधर लिखने का, ए बी और सी, एंड ये जो सेकंड टर्म्स है वो इधर लिखने का, ठीक है। तो इफ़ यू कैन सी के जो नए डिटरमिनेंट मिलते हैं उसमें दो कॉलम इक्वल होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, ठीक है। ये दोनों ये डिटरमिनेंट के इक्वल है, एंड इधर फर्स्ट रो दो टर्म के एडिशन में था, तो बाकी के दो रो एज इट इज़ सेम आएंगे दोनों डिटरमिनेंट में, ठीक है। ये दोनों अलग अलग डिटरमिनेंट है। हाँ, लेट से अगर ये मिडल वाला होता, मिडल वाले में दो टर्म के एडिशन में लिखा है, तो ये दोनों कॉलम एज इट इज़ लिखता था मैं दोनों डिटरमिनेंट में, बीच में प्लस आता था, ये इधर लिखा, ये इधर लिखा, ये इधर, ये इधर, एंड ये जो फर्स्ट है वो इधर सेकंड बन जाएगा, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो फर्स्ट डिटरमिनेंट को दूंगा, एंड सेकंड जो है वो इसको दूंगा, ठीक है, एलिमेंट। ऐसे तरीके से याद रखो। ये एग्जाम्पल देखते हैं, हाँ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एक नोट ये याद रख लो, एक ये नोट पॉइंट याद रख लो कि अगर ऐसा है, अभी अपना माइंड क्या बोलेगा कि इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई फर्स्ट डिटरमिनेंट में, देन पी क्यू आर एल एम एन एक्स वाई जेड सेकेंड डिटरमिनेंट में, ठीक है, एंड बीच में प्लस क्योंकि इधर प्लस है। सो दिस इज़ टोटली इनकरेक्ट, ऐसा नहीं लिख सकते। तुम लोग कोई भी डिटरमिनेंट उठा के देख सकते हो कि ऐसा करोगे तो आंसर तुम लोग का मैच नहीं होगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल देखते हैं ये प्रॉपर्टी का, मैं ये क्रॉस राइट है कि नहीं वो बताता हूँ। देखो 2 4 3 9, ठीक है। इसका वैल्यू पहले नॉर्मल तरीके से फाइंड करते हैं। 9 2 से 18 प्लस -4 3 से 12, 18 - 12 is 6। अभी इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को आई कैन राइट 1 + 1 एंड 3 को आई कैन राइट 1 + 2 एंड 4 9। अभी ज़रा ये अपने तरीके का हो गया कि एक कॉलम में हर एक एलिमेंट दो टर्म का एडिशन है, तो वैसे डिटरमिनेंट को मैं दो डिटरमिनेंट के एडिशन में लिख सकता हूँ। तो इधर 4 9 वैसे का वैसे रहेगा दोनों में, एंड इधर फर्स्ट कॉलम ये 1 1 एंड इधर सेकंड। अभी लेट्स चेक इनका एडिशन 6 आ रहा है कि नहीं। ये देखो 9 1 = 9 -4 प्लस 9 1 = 9 -8, सो 9 - 4 is 1, 9 - 8 is नहीं सॉरी 9 - 4 is 5, 9 - 8 is 1। यस बिंगो, सो दे आर करेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स चेक अभी ये जो मैंने बोला ये राइट है कि नहीं। ये तो ऑब्वियसली राइट है कि एक कॉलम में दो टर्म का एडिशन है तभी ये प्रॉपर्टी लगाना है, एक कॉलम या तो ए रो में। पर अभी हर एक चीज़ एडिशन में होगा, मतलब अभी लेट्स से इधर मैंने इसको 1 + 1 + 1 + 2 लिखा है, ठीक है। अभी 4 9 है, 4 9 को मैं कोई भी मेरे ऑर्डर में लिखता हूँ। लेट्स से 2 प्लस लेट्स से ऐसा लिखता हूँ, 3 + 6 लिख लेता हूँ, कोई भी ऑर्डर तुम लोग लिख सकते हो। अभी कैन आई राइट दिस एज ऐसा, ये फर्स्ट 1 1 ये 2 3 प्लस 1 2 2 6, ठीक है। ये अपने को पता है कि ऐसा नहीं लिख सकते, तो ये 3 1 = 3 -2 प्लस 6 1 = 6 -4, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, 6 + 3 9, 9 - 6 3। देखो तो ज़रा राइट आंसर क्या था, 6 था, ये क्या आया 3 आया। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, सो दिस इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। तो एक ही रो या तो एक ही कॉलम में दो टर्म का एडिशन होना चाहिए, तो ही मैं उसको दो डिटरमिनेंट के एडिशन में लिख सकता हूँ। ये जो दो रो बचे जिसमें दो टर्म का एडिशन नहीं है उनको एज इट इज़ दोनों डिटरमिनेंट में लिख देने का, एंड बाकी का जो एक रो बचता है इसमें फर्स्ट एलिमेंट लेने के, मतलब ए बी और सी, एंड दूसरे वाले में एक्स वाई जेड। सेम अगर कॉलम में होगा तो
फर्स्ट कॉलम में 2 टर्म का एडिशन है, तो बाकी का 2 कॉलम ये एज इट इज़ दोनों डिटरमिनेंट में लिखूंगा, एंड इधर ABC इधर XYZ इधर, ठीक है। सो दिस वाज आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी 6 बोल रहा है कि इफ़ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल elements of any row is added or subtracted to the corresponding element of any row, any other row or column, then the value of determinant so obtained remains unchanged। इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ कि देखो ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, RI इसको अपने को पता है बिकम्स रीड करना, ये मतलब बिकम्स, ये मतलब इंटरचेंज, ठीक है। इसका मतलब एक सिंगल साइडेड एरो इज बिकम्स एंड डबल साइडेड एरो इज इंटरचेंज्ड, तो इसको रीड करेंगे RI बिकम्स RI प्लस RJ। मतलब ये बोलना क्या चाहते हैं प्रॉपर्टी 6 कि कोई भी रो को तुम लोग कोई भी 2 रो के एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन में लिखोगे, मतलब कोई भी रो को चेंज करके तुम लोग कोई भी रो के एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन में लिखोगे तो तुम लोग का डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये एग्जाम्पल में अपने को समझ में आएगा, RI बिकम्स RI प्लस ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो। कॉलम में भी सेम, कोई भी कॉलम को कोई भी 2 कॉलम के एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन में लिखो, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। या तो कोई भी रो को RI बिकम्स RI प्लस कोई मल्टीपल टाइम्स दूसरा रो किया, इधर देखो ना 1 टाइम्स RJ किया था, इधर K टाइम्स RJ, मतलब 2 टाइम्स मैं करूँ 3 टाइम्स करूँ, ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ, कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। या तो कोई भी रो को मैं बना सकता हूँ तीनों रो का एडिशन, मोस्टली अपने पास मैक्सिमम 3 रो ही हो गए, तो RI बिकम्स अगर मैं RI प्लस RJ प्लस RK करूँ या तो कॉलम को चेंज करूँ, CI बिकम्स CI प्लस CJ प्लस CK, तो भी मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू विल बी अनचेंज्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इतना वर्बली जो नहीं समझ में आया वो इधर समझ में आएगा। ये डिटरमिनेंट है 1 2 3 2 3 4 2 0 5, इसका मैंने वैल्यू ट्रेडिशनल मेथड से फाइंड किया, इसका वैल्यू अपने को मिला है -7, ठीक है, -7। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अपना डिटरमिनेंट है ये, ठीक है, 1 2 3 2 3 4 2 0 5, इसका वैल्यू अपने को पता है कि वी हैव गॉट इट्स वैल्यू एज -7। अभी देखो मैंने क्या किया, R2 बिकम्स R2 माइनस R1। मैंने क्या बोला, कोई भी रो को मैं कोई भी रो के मल्टीप्लिकेशन या तो एडिशन कुछ भी हो सकता है उसमें, ऐसा ज़रूर नहीं कि यही आएगा कि मैं लिखूँगा वही आएगा, कोई ऐसा भी कर सकता है। R2 बिकम्स R2 माइनस R3 वो भी लिखो तो भी चलेगा, तो भी डिटरमिनेंट जो मिलेगा इसके बाद वो भी उसका वैल्यू भी -7 आएगा। चेक करते हैं ना, देखो ना इसके बाद जो डिटरमिनेंट मिलेगा। अभी देखो ये कैसे करने का, ये ध्यान दो, ये कैसे करने का, R2 बिकम्स ना, तो R2 को टच नहीं करने का, इधर जो होगा ना वो रो को टच नहीं करने का, बाकी के 2 रो लिख देने का। सबसे पहले तो अपने को वो समझना चाहिए कि ऐसा करने से कैसा डिटरमिनेंट मिलेगा, तो वही मैं सिखा रहा हूँ। इसको टच नहीं करने का, बाकी दोनों, अभी कौन बचा, R1 और R3 बचा, उसको एज इट इज़ लिखो, मतलब 1 2 3 एज इट इज़ लिखा, एंड R3 भी एज इट इज़ लिखो 2 0 5। अभी R2 बिकम्स R2 माइनस R1 करना है, बराबर। तो नया R2, इसको बोलते हैं जो न्यू R2 है वो कैसा है, कैसे मिलेगा, R2 माइनस R1 करने से, मतलब जो प्रीवियस R2 है उसमें से मिलेगा, उसमें से R1 सब्ट्रैक्ट करो, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करना होता है। ये R2 है, ये R1 है, तो नया R2 क्या है, R2 माइनस R1, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो, 2 - 1, ठीक है। R2 पहले लिखा है इसलिए R2 में से R1 निकालना है, तो 2 - 1 1, 3 - 2 इज़ 1 एंड 4 - 3 इज़ 1। तो ये करने से जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसका वैल्यू विल बी अनचेंज्ड, मतलब -7 ही आना चाहिए। लेट्स क्रॉस चेक, 1 × 5 1 = 5, -0 - 1 तो 0, बाद में -2, 5 1 = 5 -2, ठीक है, +3 × 0 - 2, ठीक है। सो व्हाट आई विल गेट, 5 - 2 इज़ 3, -2 × 3 इज़ -6 एंड 3 × -2 इज़ -6, ठीक है। तो 5 - 12, 5 - 12 इज़ -7, ठीक है। सो बिंगो, सो वी गॉट दी सेम आंसर एज प्रीवियस, मतलब -7। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी वी गॉट दी सेम डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो वही वो प्रॉपर्टी बोल रहा था। लेट्स से ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, R2 बिकम्स R2 माइनस R3, कैसे करने का ध्यान दो। लेट्स से वो डिटरमिनेंट का नाम D2 होगा, कौन चेंज हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है, तो कौन एज इट इज़ लिखेंगे, R1 और R3 वैसे का वैसा लिख देंगे। वो इधर नहीं देखने का, ये राइट हैंड साइड में नहीं देखने का, इसको चेंज नहीं करने का, तो R1 वैसे का वैसे लिखो,
सो 1 2 3, देन R3 वैसे का वैसे लिखो 2 0 5। नाउ नया R2 कैसे मिल रहा है, R2 में से R3 हटा देने का, सो R2 ये रहा, R3 ये रहा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में देखेंगे 2 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 5 -1। अभी इसको सॉल्व करते हैं, अपने को पता है ये करने के बाद भी -7 आएगा, फिर भी क्रॉस चेक करते हैं। 1 5 3 ज़ा 15, 0 माइनस 1 इज़ 0, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बाद में ये -2 हो जाएगा, 0 माइनस 5 इज़ 0, -2 ना, तो ये 0 + 2 हो जाएगा, ठीक है, +3, 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 इज़ -6, तो ये आएगा 15, -2 × 2 इज़ 4, -4, एंड ये 3 × -16 इज़ -3 × -6 इज़ -18, तो 15 - 22, सो अल्टीमेटली मेरे को सेम आंसर मिल रहा है, दैट इज़ -7, ठीक है। ना अभी कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। देखो इधर मैंने लिखा था कोई भी कॉलम बिकम्स सेम कॉलम प्लस k टाइम्स कोई दूसरा कॉलम, k मतलब कोई नंबर डाल दिया, इधर भी वो नंबर है ही, देखो ना 1 R1 लिखा मतलब k1 हो गया ना, और ये 1 k1 हो गया, ठीक है। माइनस समझो, इधर माइनस समझो तो k1 हो जाएगा, बीच में प्लस समझोगे तो k -1 हो जाएगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी वो राइट ही होगा। देखो अभी क्या करने का, लेट से ये करने के बाद जो कॉलम मिलता है उसको मैं D3 नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। कौन चेंज हो रहा है सर, C1 चेंज हो रहा है, तो C1 को टच नहीं करने का, C1 को टच नहीं करने का, बाकी दो एज इट इज़ लिख दो, 2 3 0 2 3 0 एंड 3 4 एंड 5। अभी माइंड वेल ये फर्स्ट टाइम ऐसा अपन कर रहे हैं कि C1 बिकम्स C1 - 2 C2, मतलब C1 में से 2 टाइम्स C2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो अभी इनिशियली अगर नहीं समझे तो अपन ऐसा लिखते बैठेंगे। देखो ये अगर नहीं समझता है ना तो ऐसा लिखने का, कैसे लिखने का बताता हूँ मैं सेकेंड। अगर नहीं समझता है, इनिशियली ओरली नहीं होता है, तो ऐसे लिखेंगे D3 ऐसा है, तो C1 क्या है, C1 - 2 C2, तो सबसे पहले क्या करने का, पुराना वाला C1 लिख देने का, ऐसा 1 2 2, बाद में माइनस लिख दो क्योंकि मेरे को C1 - 2 C2 करना है ना, तो 2 × C2, C2 कौन है 2 3 0, ठीक है। तो इधर 2 टाइम्स C2 लिखा है ना, तो 2 2 3 और 0, ठीक है ऐसा। तो देखो C1 लिखा, माइनस लिखा, 2 लिखा एंड C2 लिखा, ठीक है। एंड बाकी का कॉलम ये एज इट इज़ 2 3 0 3 4 5, 2 3 0 3 4 5, ठीक है। अभी ज़रा इसका, हाँ अभी ये सॉल्व करो, 1 - 4 ये -3 आएगा, 2 - 6 -4 आएगा, 2 - 0 2 आएगा ना, ये तो 0 ही होगा, हाँ 2 3 0 3 4 5। तो किसी को ओरली आता है तो ओरली लिख सकते हैं ऐसा, -3 4 2, सीधा ओरली अगर माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत लोग कि 1 - 2 टाइम्स ऑफ दिस ना, तो 1 - 4 -3, 2 - 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 - 6 इज़ -2, तो -4 एंड 2 - 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 - 0 ना 2 आ जाएगा, तो सीधा भी हो सकता है -3 -4 2, ठीक है। अब इसका वैल्यू फाइंड कर दें, -3 × 5 3 ज़ा 15, -0 तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, -0, बाद में साइन चेंज हो गया, -2 आएगा, -4 × 5 -20, और 4 2 ज़ा -8, प्लस 3 × ये 0 - 6, ठीक है। नाउ -45, दिस वुड बी -28, दिस वुड बी +18, आई एम सो सॉरी, -18, so this would be -45 + 56 -18, so 45 और 18 ऐड हो जाएगा, ये -63 आएगा, -63 + 56, सो दैट वुड बी अल्टीमेटली -7, ठीक है -7। तो ये प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं कि बराबर है कि नहीं, मेरा मतलब इज़ इट वैलिडेटिंग इन 3/3 का डिटरमिनेंट, वो देख रहे हैं। तो -63 + 56 आ रहा है ना -7, तो सेम प्रॉपर्टी स्टैंड्स वेल, ठीक है। 3/3 के डिटरमिनेंट में भी दिस स्टैंड्स ट्रू कि वो अगर इफ़ आई ट्रांसफॉर्म एनी रो प्लस कोई सम अदर रो, एडिशन करूँ, 2 रो का एडिशन करूँ या तो सब्ट्रैक्शन करूँ या तो कोई
कॉलम बिकम्स कोई दूसरे दो कॉलम का एडिशन, तो ये मेरा जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अ डिटरमिनेंट ऑफ द सेम वैल्यू, ठीक है। नाउ इसके ऊपर एक एग्जांपल लेट से देख लेते हैं। लेट से ये है, ठीक है, ये इसको इस पे मेरे को लेट से आई हैव टू डू अ ट्रांसफॉर्मेशन लाइक दिस कि R1 बिकम्स मेरे को R1 प्लस लेट से 4R3 करना है। तो ये करने से भी डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम ही रहेगा। तो अभी करने का क्या, ध्यान दो, D5 नाम दे रहा हूँ ये डिटरमिनेंट को। अभी अगर डायरेक्टली नहीं करने वाले हो तो थोड़ा बड़ा डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ओरली नहीं आ रहा है अपने को ये फाइंड करने, तो अपने को थोड़ा बड़ा डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। तो D5 है, D5 मैंने डिटरमिनेंट का नाम दिया। आफ्टर डूइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन क्या चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है, तो R2 R3 वैसे ही लिख दो, 2 3 4 2 0 5। अभी R1 बिकम्स व्हाट, R1 प्लस 4R3। तो अगर डायरेक्टली फाइंड करने नहीं आ रहा है कि ये वैल्यू क्या होगा, तो R1 लिखो। इधर कैसे डायरेक्टली हो जाता था, R2 माइनस R1, तो सीधा ओरली कर देते, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 R2 माइनस R1, 3 माइनस 2 1, ठीक है, एंड 4 माइनस 3 1, तो ये 1 1 1 आ गया, ठीक है। R2 चेंज हो रहा था अपना। हाँ, नाउ अगर ये नहीं हो रहा है तो अपन ऐसे लिखेंगे, R1 प्लस है ना, तो R1 लिख दो पहले 1, इधर 2 एंड इधर 3, प्लस साइन डाल दो, इधर 4 लिख दो, एंड इनटू क्या है, R3 का एलिमेंट, R3 तो ये रहा, तीनों के 3 एलिमेंट, तो 4 इंटू 2 होगा, इधर 4 इंटू 0 होगा, तो 4 इंटू 5 होगा। अभी ऐसे मैन्युअली कैलकुलेट करो, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने को एक स्टेप एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अपना राइट तो आंसर आ रहा है, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 4 इंटू 0 इज़ 0, 0 प्लस 2 इज़ 2, 4 5 ज़ा 20 प्लस 3 23, इधर 2 3 4 2 0 5, ठीक है। ना ये कैलकुलेट करते हैं, सो 9 इंटू 5 3 ज़ा 15 माइनस 0 मतलब 15 बचेगा, माइनस 2 इंटू 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 23 इंटू ये 0 माइनस 6 आएगा, ठीक है। तो ये 15 9 ज़ा इज़ 135, ये 2 आएगा, माइनस 2 इंटू 2 इज़ माइनस 4, एंड ये 23 इंटू 6 6 3 ज़ा 18 कैरी 1, सो माइनस 138 आएगा। 135 माइनस 138 इज़ माइनस 3, सो माइनस 3 माइनस 4 इज़ माइनस 7, बिंगो, सो वी गॉट द सेम आंसर, ठीक है। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे टाइप का करने से जो नया डिटरमिनेंट मिलता है दैट विल बी ऑफ द सेम वैल्यू, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लास्ट ऐसा भी अब मैंने लिखा था, RI बिकम्स RI प्लस RJ प्लस RK। अगर मैं R1 को लेट से ऐसा लिखता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सेम ये चेंज हो रहा है, तो R2 R3 मैं वैसे का वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। 2 3 4 2 0 5, 2 3 4 2 0 5। अभी R1 क्या हो रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ओरली हो जाएगा अपने को। R1 नया R1 क्या है, पूरा R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है, मतलब आई कैन से डायरेक्टली 5 लिखना है तो भी चलेगा। 2 प्लस 3 प्लस 0 मतलब डायरेक्टली इधर मैं 5 लिखूँगा तो भी चलेगा। नाउ इधर 3 प्लस 4 प्लस 5 मतलब 7 प्लस 5 12, ठीक है। इसका वैल्यू ढूंढते हैं। अपने को पता है प्रॉपर्टी लगाया है तो सेम ही वैल्यू मिलने वाला, प्रॉपर्टी में बोला ही है कि सेम ही वैल्यू मिलेगा। 5 3 ज़ा 15 माइनस 0, ठीक है, माइनस 5 होगा ये, 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 2 ज़ा 8, ठीक है, ये प्लस 12 इंटू 0 माइनस 6, तो ये 15 5 ज़ा 75, ये 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 2 5 2 ज़ा 10, ठीक है। नाउ ये आएगा माइनस 72, ठीक है। नाउ ये क्या होगा, 75 माइनस 2 इज़ 3, 3 माइनस 10 इज़ माइनस 7, सेम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी वी गॉट दी सेम डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो दिस वाज आवर प्रॉपर्टी नंबर 6। नाउ आवर लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 विच सेज, उसके पहले एक चीज़ अपने को पढ़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, और इन सिंपल वर्ड डायगोनल एलिमेंट, ज़्यादा प्रिंसिपल वो सब याद नहीं रखना, तो डायगोनल एलिमेंट्स बोल सकते हो। डायगोनल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट जिसके ऑर्डर में I इक्वल टू J होता है। ऑर्डर समझता है, अपन ने आगे किया ही था वेरी फर्स्ट लेक्चर में।
इसको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो जो एलिमेंट में आई एंड जे सेम होता है उनको डायगनल एलिमेंट बोलते हैं। ऑब्वियसली दिस आर माई डायगनल एलिमेंट, जिसमें आई और जे सेम है। देखो आई इक्वल टू 1 इक्वल टू जे इक्वल टू 1, ठीक है, आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2 जे इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3 जे इक्वल टू 3। तो दिस आर माई डायगोनल एलिमेंट। इनको डायगोनल एलिमेंट बोलो सिंपल लैंग्वेज में, या तो प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी किसी को लगेगा सर अपने स्क्वायर में तो 2 डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल में 2 होते हैं, तो ये इनको नहीं बोल सकते हैं क्या? नहीं, डिटरमिनेंट में डायगोनल मतलब वही जिसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में आई इक्वल टू जे होता है। ज़रा इसमें देखो I1 है J3 है, तो दे आर नॉट इक्वल, तो इसको डायगोनल एलिमेंट नहीं बोल सकता। ऐसा करोगे, ये तो आ रहा है, ये तो अपने इसमें भी आ रहा था, ठीक है, पर ये भी नहीं है। तो इसमें जैसे स्क्वायर में 2 डायगोनल होते, इधर ऐसे 2 डायगोनल ऐसे नहीं समझने का, ऐसे वाले एंड ऐसे वाले भी डायगोनल एलिमेंट गिने के नहीं। डेफिनेशन ये बोलता है कि जिसमें आई इक्वल टू जे होता है इन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट चेक करने का, वो चेक करने अपने को आता है, ये 1 1 1 2 1 3, तो जिसमें आई और जे सेम होगा उसको, वही एलिमेंट को मैं डायगोनल एलिमेंट्स बुलाऊंगा, ठीक है। अभी एक चीज़ याद रख लो, एमसीक्यू में भी यूज़ होगा कभी, ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट। ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट मतलब क्या? सम ऑफ डायगोनल्स। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ A11 प्लस A22 प्लस A23, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट। ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। आगे जाके ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी आएगा, तो उसमें भी सेम सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रेस ऑफ रिस्पेक्टिव थिंग, मतलब ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट मतलब डिटरमिनेंट के डायगोनल एलिमेंट का एडिशन, एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस उसमें मैट्रिसेस के डायगोनल एलिमेंट का एडिशन। तो उधर भी डेफिनेशन सेम ही रहेगा, उसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ही देखना पड़ेगा, जिसमें आई इक्वल टू जे होगा वैसे ही एलिमेंट्स को मैं डायगोनल एलिमेंट्स बुलाऊंगा। ये जानना ज़रूरी था पहले अपने लिए अभी, क्योंकि प्रॉपर्टी 7 में उसका यूज़ होने वाला। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट अबव और बिलो द मेन डायगोनल इज 0, अगर मेन डायगोनल के ऊपर के या तो नीचे के, मेन डायगोनल मतलब अपने नॉर्मल डायगोनल एलिमेंट ही, उसके ऊपर के या तो नीचे के सब एलिमेंट अगर 0 होते हैं, देन वैसे डिटरमिनेंट के बारे में वो बोल रहे हैं इज 0, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसे डिटरमिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली सॉल्व किए बिना ही मैं ये तीनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, वही मेरे डिटरमिनेंट का आंसर होगा, ठीक है। ये पहला एग्जांपल देखते हैं। तो ये मेरा डायगोनल एलिमेंट्स है, उसके नीचे के हर एक एलिमेंट 0 है, यस ऑब्वियसली। तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे मिलेगा? इनका प्रोडक्ट, मतलब आई कैन से A1 B1 A1 B2 C3। अभी ये है, ये इसका ये डायगोनल एलिमेंट है, उसके ऊपर के हर एक एलिमेंट 0 है, तो ऐसे डायगोनल का मैं डिटरमिनेंट सीधा मैं ढूंढ सकता हूँ इनके डायगोनल का प्रोडक्ट, मतलब A1 इंटू B2 इंटू C3, ठीक है। नाउ एग्जांपल देखते हैं, लाइव एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल नंबर्स वाला। तो -1 2 4 ये मेरे डायगोनल है, इसके ऊपर के एलिमेंट ये है, नीचे वाले एलिमेंट हर एक 0 है, हर एक एवरी एलिमेंट इज़ 0, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ -1 इंटू 2 इंटू 4, मतलब अल्टीमेटली इट वुड बी -8। तो अपन क्रॉस चेक करते हैं अपना स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करके। -1 इंटू ये 4 2 8 -0, -3 इंटू 0 -0 0 एंड +4 इंटू 0 -0, तो अल्टीमेटली ये दोनों 0 हो रहा है। -1 इंटू 8 इज़ -8, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर कैसे मिलेगा? डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से ये A1 A2 A3 है, ठीक है, एंड ये भी 0 है, डायगोनल के ऊपर वाले भी एलिमेंट 0 है, नीचे वाले भी, तो वो केस में भी सेम ही चलेगा कि इसका डिटरमिनेंट आएगा डायगोनल का प्रोडक्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ऊपर के एलिमेंट भी 0, नीचे के भी 0, तो भी मेरे डिटरमिनेंट का आंसर डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने से ही मिल जाएगा। मतलब लेट से ऐसा है 1 2 3, इधर 0 है, ये भी 0 है, तो मतलब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट भी 0 है, नीचे वाले भी, तो भी इधर मैं शॉर्टकट से सीधा यूजिंग प्रॉपर्टी 1 इंटू 2 इंटू 3 डायरेक्टली 6 लिख सकता हूँ विदाउट एक्सपांड किए बिना।
एक्सपांड करोगे तो भी सेम ही मिलना है। देखो ना 1 इंटू 3 2 सा 6 माइनस 0 एंड ऑब्वियसली लॉजिक से बोल सकते हो ये 0 है तो ये अंदर कुछ भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस ये भी 0 है तो कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली आंसर 6 आने वाला है। ठीक है, तो ऊपर के एलिमेंट 0 हो या तो नीचे के एलिमेंट 0 हो तभी तो ये कर ही सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, ये केस में भी कर सकते हैं। ऊपर के भी एलिमेंट 0 हो डायगनल के ऊपर वाले एंड डायगनल के नीचे वाले 0 तो भी वो केस में डिटरमिनेंट का आंसर इज डायरेक्टली मेरे डायगनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। सो दिस वाज अवर लास्ट प्रॉपर्टी 7. सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड वी विल बी डूइंग सम बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, सो थैंक you very much. We'll meet in the next video. Bye bye.